लालू यादव यादवों के नेता नहीं, मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता मात्र नहीं थे, मनोहर कांशीराम केवल दलितों के नेता नहीं थे, मनोहर कांशीराम 85% की बात करते हैं। वो बहुजन का टर्म देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री थे। तो यही जो फ्रेम करते हैं ना दिमाग में कि देश की भाषा कैसी हो, समाज कौन चला रहा है, अपर कास्ट अपर क्लास, मेल हेजेमनी, इसने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चलावा राम नरेश। तो एक भैंस चलाने वाला एक देश चला सकता है, ये पचा नहीं बहुत सारे लोगों को। एक बाल बनाने वाला लोगों का भविष्य बना सकता है कर्पूरी ठाकुर बनकर, ये पचता नहीं। क्योंकि मेरिट तो सबसे ज्यादा उन तबकों में थी जो हाथ से श्रम करते थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, धोबी, तमाम वे जातियां जिन्होंने हजारों साल से श्रम किया है। तो श्रम किया है तो शोध किया है। कैंसर है, एक्सरे न हो, क्योंकि एक्सरे हो जाएगा तो डॉक्टर को आरोप लगा दिया जाए कि अरे रे तुमने तो हमको बीमार कर दिया। नहीं भाई, उस अंबेडकर नामक डॉक्टर ने, लोहिया नामक डॉक्टर ने, अंशीराम नामक डॉक्टर ने, इन डॉक्टरों ने समाज का एक्सरे करके बहुत पहले बता दिया था एक गंभीर बीमारी जाति की आपके बीच में है, इस बीमारी का इलाज ये है। इस इलाज करने वालों को जातिवादी कह दिया गया, वही बदस्तूर आज भी जारी रहते हैं। हमारे साथ जो विशेष व्यक्ति वो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। नमस्कार लक्ष्मण भाई। और लक्ष्मण भाई का परिचय ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बतला दें अपने दर्शकों को कि ये हिंदी के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। लेकिन सामाजिक न्याय को लेकर के या जो आज की तारीख में जो राजनीति है उसको लेकर के बहुत ही मुखर है। अपना इनका यूट्यूब चैनल है, डिजिटल चैनल जिसको मैं बोलता हूँ। अलग अलग चैनलों पे आते हैं और जहाँ कहीं भी वैचारिक विमर्श हो रहा होता है वहाँ लक्ष्मण भाई आवश्यक जैसे हो गए। खास करके सामाजिक न्याय को मसले को लेकर के, दलित राजनीति को लेकर के, या बहुजन समाज की राजनीति को लेकर के, या भारत की अगली दृष्टि क्या है, भारत आगे कहाँ जाना है, भारत कैसे विकास करेगा, उसकी बात करनी हो तो लक्ष्मण भाई जो है एक जरूरी व्यक्ति हो गया है। तो हमने कहा कि आज लक्ष्मण भाई को बुलाया जाए, उनसे समझा जाए सामाजिक न्याय को। लक्ष्मण भाई पहले तो ये बतलाइए कि सामाजिक न्याय को किस तरह से परिभाषित किया जाए। सामाजिक न्याय को केवल आरक्षण के दायरे में रखा जाए, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं सामाजिक न्याय यानी आरक्षण समझ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक न्याय का बड़ा विस्तृत फलक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय दा। इस जरूरी विषय पर अब अमूमन तो लोग सामाजिक न्याय की बात तब तक नहीं करते जब तक जनमानस में एक दबाव ना हो या कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिसने परंपरागत तौर पर जिसे भारतीय राजनीति के कुछ फॉर्मूले हैं उससे बाहर जाकर चुनौती न मिल रही हो। जैसे बिहार ने इस समय एक ठीक ठाक चुनौती उस परंपरागत राजनीति को दी है, जिसमें एक रूढ़ हो चुके स्लोगन चलते हैं, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन असल में इसका कोई फ्रेम क्या होना चाहिए, एक वैचारिकी क्या होनी चाहिए, किस रास्ते चल करके आप उस हाशिए पर पड़े हुए व्यक्ति को उसके हक को दिला सकते हैं, कैसा आप देश बनाना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, उस विचार का नाम सामाजिक न्याय है। और टुकड़ों में बातचीत करके कई बार ये कोटा पूरम किया जाता है कि नहीं हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। और दूसरा जो आपके सवाल का मजमू है वो भी बहुत जरूरी है कि आम तौर पर यह धारणा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ आरक्षण होता है। ये दोनों बातें अधूरी हैं। असल में बीपी मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की, मैं वहां से दो उद्धरण लेता हूं क्योंकि वहां से इस सवाल का जवाब देने की शुरुआत ठोस रूप से की जा सकती है। पहला उद्धरण, समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच समानता लाने के लिए असमान नियम बनाने पड़ेंगे, और अगर असमान लोगों के बीच समान नियम लागू किए जाते हैं तो वो असमानता को बरकरार रखने का नियम है। और अब तक का यह देश का पूरा इतिहास मोटे तौर पर इस समझ से चलता रहा कि वो एक समान नियम, न्यूट्रल नियम, मेरिटधारी नियम से चले। सामाजिक न्याय की धारणा कहती है कि नहीं, जो असमान लोग हैं उनके बीच समानता के लिए असमान नियम बनाने पड़ेंगे। भारत के संविधान में उसके लिए एक एक क्षेत्र दे दिया गया, विशेष अवसर का जो प्रारूप है।
दूसरा रेफरेंस उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मैं और उठा लेता हूं, जिसको अक्सर हम लोग लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं कि आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है, आरक्षण दर्द की दवा है। यानी एक घोर बीमारी, एक बड़ी बीमारी शरीर रूपी समाज को लगी हुई है, उस बीमारी का पूरा मुकम्मल इलाज हो, उसके लिए कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार दूसरी तरह की दवा देनी पड़ती है, एक बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आरक्षण उस दर्द की दवा है जो फौरी तौर पर एक राहत देता है, पेन किलर है। पेन किलर है, इसीलिए दर्द निवारक दवा कहते हैं। मैं आसान भाषा में अगर 2-3 लाइन में इसको समेटूं कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है धनंजय दा, तो सामाजिक न्याय का अर्थ असल में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सब का एक ऐसा मुकम्मल विचार का नाम है जिसके जरिए इस देश में, समाज में बराबरी यानी समता, न्याय, बंधुता का एक समाज बनाया जा सकता है। सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय शामिल है, और वो बिहार की जाति जनगणना वाले प्रकरण से हम समझ सकते हैं, क्योंकि यही बात हम लोग और हमारे पहले के लोग इस देश और समाज को समझाना चाहते थे कि असल में सामाजिक न्याय का अर्थ केवल जातियों को गिनने या जातियों की बात करना नहीं है, उनके साथ आर्थिक न्याय करना है। तो ये सामाजिक न्याय की वैचारिकी में शामिल है। लैंगिक न्याय की वैचारिकी में शामिल है। आप किसी भी आइकॉन को, सामाजिक न्याय के आइकॉन को उठा लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फूले हो, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, इन सब के यहाँ देखेंगे आप कि लैंगिक न्याय का विचार केंद्र में, आर्थिक न्याय का विचार केंद्र में, सामाजिक न्याय का विचार केंद्र में है। तो असल में मैं जिसे कहता हूं ना, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया का पर्याय है सामाजिक न्याय, और जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय सब शामिल है। सबको सबके हिस्से का हक मिले, कोई किसी की हकमारी न करे, उसका नाम है सामाजिक न्याय। जी, बहुत बढ़िया समझाया आपने। और संविधान में जो प्रियम्बल में ही जिक्र है कि हम जो है न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो राजनैतिक न्याय पे तो बहुत बहस हुई, और लगातार मोदी जी, अभी देखिए अमित शाह जी बोलते रह रहे हैं कि हमारे इतने विधायक ओबीसी के हैं, हमारे इतने एमपी ओबीसी के हैं। लेकिन समझ में ये आता है कि चिराग पासवान दलित नेता तो हैं, लेकिन दलितों के साथ कहाँ खड़े दिखाई पड़ते हैं, वो तो खड़े हो जाते हैं जाकर के बीजेपी के साथ। तो वैसे में राजनैतिक न्याय क्या भटक नहीं जाता है? जिस राजनैतिक न्याय की परिकल्पना थी और आरक्षण की व्यवस्था थी, उसमें जब उस तरीके के नेता उससे ऊपर आते हैं और फिर वो चले जाते हैं ब्राह्मणवादी शक्तियों के साथ, तो क्या लगता है कि ये भटकाव नहीं है? एक लोक कथा का संदर्भ लेता हूं धनंजय दा। लोक कथा है और मुहावरे के रूप में प्रचलित होती है, और जो आपके सवाल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस बात का दबाव बगीचे की तरफ से बनना शुरू हुआ कि बगीचे का होना इस बात में निर्भर करता है कि हर रंग के फूल खिलेंगे, हर रंग के पौधे होंगे, हर किस्म के पौधे होंगे, और सबको बराबर की जगह मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा। तो कुछ लोगों ने इसका अर्थ ये ले लिया कि वर्चस्व तो कायम हमारे तबके का हो, हमारा ही हाथ में निर्णय लेने की क्षमता हो, लेकिन दिखाने के लिए हमने कई गुलदस्ते सजा दिए जिसमें कई रंग के फूल लाकर बिठा दिए मंच पर। हम देखो सामाजिक न्याय कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल पूछा उस कहावत से, उस लोक कथा से मैं इसको जोड़ता हूं। इससे हुआ क्या कि चेहरा, जब लोकतंत्र मजबूत होता है, सामाजिक न्याय का विचार मजबूत होता है, तो आम आवाम के बीच एक सवाल चेतना पैदा होती है, सवाल पूछने की, हम कहाँ हैं, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हम क्या इस देश का वंचित शोषित जनगणना के रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों की संख्या मात्र है, या वह भी एक मुकम्मल इंसान है, उसे भी रोटी कपड़ा मकान इज्जत रोटी स्वाभिमान और अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं। यह सवाल जब पूछा जाता है तो असल में लोकतंत्र और संविधान मजबूत होता है। जैसे ही, जब तक ये सवाल उतनी तेजी से, बुलंदी से नहीं पूछा गया, तो एक किस्म के लोग देश चला रहे थे, वही राजनीति में थे, वही विश्वविद्यालयों में थे, वही जो है देश में डीएमएसपी बनते थे, वही व्यापार बिजनेस करते थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, वही भाषा संचालित करते थे, वही समाज बोध पैदा करते थे, मेरिट क्या है,
देश में आगे ले जाने के लिए, विकास के लिए क्या चाहिए, तो सब डिबेट एक जैसी थी। जैसे ही लोकतंत्र अंतिम पायदान तक पहुंचा तो वो आखिरी व्यक्ति सवाल पूछने लगा। तो उस समय ये पहले पहले स्टेज में लोगों ने निगेट किया, राजनीतिक न्याय के लोगों ने भी निगेट किया। कहीं कहीं कोई बहुत प्रतिभा से आ गया तो उसको जगजीवन राम बनाकर रख लिया, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहिए था, उनको जगजीवन राम चाहिए था। और इतिहास पढ़ा जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में भारत की सियासी राजनीतिक न्याय करने वाले लोगों ने क्या सलूक किया। उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं चाहिए थे, उनको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की जगह हुकुमदेव नारायण यादव चाहिए था। उन्हें रामविलास पासवान को अपने में मिलाने के लिए वो वाला रामविलास पासवान नहीं चाहिए था जो कहता था कि तुम्हारे तो गूंजे धरती आसमान एक ही राम है, रामविलास पासवान, और वो सांप्रदायिकता मनुवाद पर एक साथ चोट करता है। इसका मतलब ये है कि फिर गुलदस्ता सजाया गया मंच पर, क्योंकि 15% जिस हित को साध रहे थे ये राजनीतिक न्याय के लोग, उनसे सरकार नहीं बन सकती थी। तो 15% को दिखाया जाए तो बीजेपी ने उसका एक कार्ड ढूंढा हिंदुत्व का, और इस तरह से उसकी कार्ड ढूंढ करके ले आए। उसके दबाव में जब मंडल आंदोलन आया और पहली बार ये सवाल पूछा गया, तब इन लोगों ने गुलदस्ता सजाना शुरू कर दिया। तो कुछ गुलदस्ते हैं जिनको इसलिए लखाया गया, और वो कहावत ये है कि जंगल की लकड़ियों को ये समझाया गया कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी तुम्हारे ही बीच के है, और लोग कुल्हाड़ी का साथ देने लगे। यह एक विमर्श, यह एक विचार सामाजिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के विचार के साथ जुड़ता है, जिसका मतलब यह है कि जाति देख करके कुछ लोगों को चेहरा बनाकर बिठा दिया गया कि देखो राष्ट्रपति तुम्हारे बीच का बना दिया, और जब हाथरस हुआ तो राष्ट्रपति ने जबान नहीं खोला। जब देखो देखो राष्ट्रपति हमने जो पहली महिला आदिवासी को बना दिया, लेकिन मणिपुर हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये है सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय का अंतर। वैसे ही प्रतीक हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो आज उस खेमे में हैं, जो विचार से उस खेमे में नहीं है, वो अपने निजी लाभ से हैं, सामाजिक लाभ से। उनके उनके यहाँ कोई न्याय का सिद्धांत नहीं है। बीजेपी ये काम कर रही एक और लक्षण भाई आता है कि जब कांग्रेस या बीजेपी जब राजनीति कर रही होती है तो उसमें जातिवादी राजनीति का आरोप उस पर नहीं लगता है। हालांकि वो सवर्णवादी राजनीति दोनों कर रहे होते हैं। कांग्रेस की राजनीति भी सवर्णवादी राजनीति रही और बीजेपी की राजनीति तो है ही, तो विचारधारा ही उनकी समाज वही है, सवर्णवादी है। लेकिन जब लोहियावादी लोग करते हैं या जो पिछड़े वर्ग के जो लोग राजनीति कर रहे होते हैं तो उन पे जातिवादी होने का आरोप लग जाता है, जबकि वो केवल अपनी जाति को लेकर के नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में चल रहे हैं तो तमाम जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। लालू प्रसाद भी चले तो लगभग जातियों को लेकर के, जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, जो मुस्लिम जातियां हैं, उनके यहाँ भी सवर्ण नेता रहे। लेकिन निर्णय लेने के अधिकार या कहिए कि बहुसंख्य जो है, जो निर्णय हुए वो पिछड़े दलित समाज को लेकर के हुए। तो इन पर जातिवादी होने का आरोप कौन चस्पा कर देता है? क्या मीडिया का रोल होता है? क्या एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ये सब देखो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, या और एक साजिशन किया जाता है, या क्या लगता है वाकई राजनीति करते हैं जो जातिवादी राजनीति होती है उनकी? बहुत जरूरी सवाल है। एक अपने उदाहरण से ले लूं, अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में थे और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी ने देखिए कितना बढ़िया ये मुद्दा उठाया है, सदन में पूछा कि 90 में 3 ओबीसी। फिर मीडिया के लोगों से पूछ दिया कि बताओ इस कमरे में कितने मीडिया के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये हम और हमारे विचारधारा के लोग जाने कितने समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए बदनाम हुए, और जब जब हमने ये सवाल पूछा तो हमारे ऊपर ये तोहमत लगाई गई कि ये जातिवादी लोग हैं, जातियां पूछते हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं। राहुल गांधी के पास ये प्रिविलेज है कि उनके ऊपर किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। एकदम हाल का उदाहरण है। और ये सवाल बुरा नहीं है, राहुल गांधी की मंशा अच्छी है, राहुल गांधी एक अच्छे विचार से इसको पूछ रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जिस तेवर से बोलते हैं, आज भी कांग्रेस में बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते वो बात बोलने की। तो मुझे कई बार एक नेता कैसे बनता है, वो राहुल गांधी को हम अपने सामने बनता हुआ देख रहे हैं कि उन्होंने ठान लिया क्या ये बात। लेकिन यहां से एक जरा इसकी रीडिंग क्यों न की जाए। यही तो हमने भी पूछा था विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किसके हैं, तो ये बात कही गई कि आप तो जातिवाद करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये उस जमाने का तर्क है। बहुत पीछे नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, कबीर को छोड़ देते हैं, रविदास छोड़ देते हैं, एकदम आधुनिक काल में शुरू करते हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बाबा साहब के लोगों को खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि ये दलितों के प्रतिनिधि नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब ये नारा उन लोगों ने लगाया कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आप तो समाजवाद की बात करते हैं, और समाजवाद की बात करने में गरीब, कमजोर, वंचित सब हैं, आप जाति की बात क्यों करते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि समाजवाद की बात करना अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात करना, और मैं जब तक ये पहचान न लूं कि वो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कौन है, तो मैं कैसे उसके हित की बात करूंगा? वो अंतिम पायदान पर किस विभाजन का शिकार होके गया, वो विभाजन अगर जाति की है तो जाति की बात करनी पड़ेगी। तो यहां वो उन सारे लोगों को झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में पहले तो नकारा गया, नॉट अवेलेबल, इस प्रतीक को समझा जाए। जब अंबेडकर आ गए, जैसे एनएफएस कहता है नॉट फाउंड सुटेबल, तो राष्ट्र निर्माता अंबेडकर नहीं है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। चलो भाई, वो दलितों के नेता है, संविधान बनाने वाले नेता है। जब वो दोनों से ऊपर अंबेडकर का विचार उठा, तो आज गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के वारिस भी 6 दिसंबर 14 अप्रैल को झुक करके सलाम करते हैं। ये अंबेडकर का कद है। तो अंबेडकर को लंबे समय तक बताया गया कि पहले तो छिपा दिया जाए, नहीं छिपे तो उनको दलितों का नेता बना दिया जाए, ताकि अंबेडकर जाति से ऊपर न उठ पाए। अंबेडकर एक ऐसे आइकॉन थे जिसमें जेंडर जस्टिस है, कास्ट जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है, बांध और नहर परियोजना कैसे बने, इसके लिए अंबेडकर लेख लिख रहे हैं। आरबीआई जिस पर गठित हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, वो शोध पत्र लिख रहे हैं। लेकिन अंबेडकर आइकॉन इंडिया के नहीं बने, अंबेडकर पुनर्जागरण और नवजागरण के नायक नहीं बने। ये देश लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महामना मदन मोहन मालवीय को राष्ट्र नायक के रूप में मानता है, जिनके बीच में एक ऐसी चीज थी कि उनका मन एक हिंदू का मन था, लेकिन जिसके मन में मनुष्य था, वो उसको एकदम एक तबके का नायक बनाया गया। ये इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर रजनी कोठारी ने एक थ्योरी दी है। जब 90 के दशक में पूरा मंडल आंदोलन आया, ये सवाल तेज हुआ कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है, तो रजनी कोठारी ने ये टर्म 82-90 के दौर में कि ये राजनीति का जातिवादीकरण नहीं, जातियों का राजनीतिकरण। तो जो राजनीति में जातियां कभी थी ही नहीं, कभी दिखती नहीं थी, जिसके लिए आपके मन में कोई कल्पना ही नहीं थी कि मनुष्य ऐसे भी होते हैं। आपके मन में कल्पना नहीं थी कि इसी राष्ट्र के कुछ लोग पशुओं से बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिए गए। जब वो लोग मुख्य धारा में आकर अपना हिस्सा मांगना शुरू किए, तो उनके पूरे विचार को डिलेजिटिमेट करने के लिए एक सोची समझी वर्चस्ववादी मानसिकता ने इस सवाल को ही निगेट करने के लिए सवाल पूछने वाले पर ही हमला कर दिया, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं था। सवाल का जवाब ये पूछना था जो बिहार ने पूछा, 3% लोग आबादी में हो, 97% तुम्हारी नौकरी क्यों है? ये, और जैसे ये सवाल पूछा जाए, सवाल पूछने वाले को कह दो तुम तो जातिवाद करते हो। भाइयों और बहनों, इस देश में एक ही जाति है, वो है गरीब। और ये बात बोल कौन रहा है? जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बनना था, तो बिना पूछे अपनी जाति बताई, बिना पूछे राष्ट्रपति की जाति बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताई गई प्रेस, क्योंकि सूट कर रहा है ना उनका वोट लेना। तो ये एक सोची समझी रणनीति है मीडिया में बैठ करके। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 121 डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर नो शेड्यूल्ड ट्राइब, नो शेड्यूल्ड कास्ट, 1 or 2 एक्सेप्शनल ओबीसी, इसका मतलब ये 118 120 लोग पूरे देश की मीडिया जो चला रहे हैं, वो तो सारे एक ही है। तो इसलिए इस सवाल को डिलेजिटिमेट कर दिया गया, ताकि आप ये सवाल ही पूछ ना पाए कि क्योंकि सवाल का जवाब देना मुश्किल था। इसलिए मुझे लगता है कि उन सारे सामाजिक न्याय के नायकों को कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के नेता नहीं थे। नाई जाति बिहार में आधी आबादी से भी कम है, आधी % से भी। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के नेता थे। जगदेव बाबू 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। तो ये है वैचारिकी सामाजिक न्याय की। लालू यादव यादवों के नेता नहीं थे, मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता मात्र नहीं थे, मनोहर कांशीराम केवल दलितों के नेता नहीं थे। मनोहर कांशीराम 85% की बात करते हैं। वो बहुजन का टर्म देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए
राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री थे। तो यही जो फ्रेम करते हैं ना दिमाग में कि देश की भाषा कैसी हो, समाज कौन चला रहा है, अपर कास्ट अपर क्लास, मेल हेजेमनी, इसने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। तो एक भैंस चराने वाला एक देश चला सकता है, ये पचा नहीं बहुत सारे लोगों को। एक बाल बनाने वाला लोगों का भविष्य बना सकता है कर्पूरी ठाकुर बनकर, ये पचता नहीं। क्योंकि मेरिट तो सबसे ज्यादा उन तबकों में थी जो हाथ से श्रम करते थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, धोबी, तमाम वे जातियां जिन्होंने हजारों साल से श्रम किया है। तो श्रम किया है तो शोध किया है, शोध किया है तो और श्रम से भी ज्यादा बोलिए शिल्पकार हैं वो। शिल्पकार, मैंने वही कहा ना कि शोध किया है, श्रम के साथ शोध किया। बढ़ई को पता है कि कौन सी लकड़ी का कौन सा चीज में इस्तेमाल, मिट्टी की पहचान कुम्हार को है, किस किस रेत से कपड़े साफ होंगे ये धोबी जानता था, कैसे खेत में कौन से बचे फसल पैदा होगी ये किसान जानता था। तो जो शोध और शिल्पकार जातियां थी, कर्मकार जातियां थी, मेहनत कश जातियां थी, आधुनिक भारत जब बना तो उन्हें विश्वविद्यालयों से बाहर रखा गया, उन्हें देश चलाने से बाहर रखा गया, उन्हें हिस्सेदारी देने से बाहर रखा गया। इसी का नतीजा यह है कि जब तक आरक्षण नहीं था 2000 के आसपास, 1990-97, 50 साल आजाद भारत का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालय में नहीं था। और ये आरक्षण को गाली देते, अरे भाई अगर आप क्योंकि आप दरअसल जगदेव बाबू के टर्म में कहें तो श्रमजीवियों को बाहर करके परजीवियों से देश चलवा रहे थे, तो देश का बेड़ा गर्क हुआ। इसलिए ये सवाल ही ना पूछे जाएं, क्योंकि इसका उत्तर दे पाना मुश्किल है। सवाल पूछने वालों को ही जातिवादी कह दिया जाए, सवाल पूछने वालों को ही, जैसे कैंसर है एक्सरे ना हो, क्योंकि एक्सरे हो जाएगा तो डॉक्टर को आरोप लगा दिया जाए कि अरे तुमने तो हमको बीमार कर दिया। नहीं भाई, उस अंबेडकर नामक डॉक्टर ने, लोहिया नामक डॉक्टर ने, कांशीराम नामक डॉक्टर ने, इन डॉक्टरों ने समाज का एक्सरे करके बहुत पहले बता दिया था एक गंभीर बीमारी जाति की आपके बीच में है, इस बीमारी का इलाज ये है, इस इलाज करने वालों को जातिवादी कह दिया गया। वही बदस्तूर आज भी जारी है। बहुत बढ़िया। तो मैं एक और सवाल करूं कि अंबेडकर साहब को तो कह दिया कि दलितों के नेता थे, और ताज्जुब की बात यह है कि दलितों ने भी उनको अपना नेता मान करके रख लिया कि और किसी के नेता नहीं है। जबकि आपने बहुत बढ़िया बोला, और जो भी कोई कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता, तो मैं उससे सहमत होता हूँ कि सही में संविधान में जिस तरह के आयाम उन्होंने विकसित किए, प्रियम्बल में जिस तरह की चीजें आई, हालांकि बहुत लोगों का योगदान था, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति था, जो अध्यक्ष था, उसकी भूमिका सबसे गहरी और बड़ी मानी जाती है। और ये भी तथ्य है कि ढेर सारे लोग मेंबर तो थे, लेकिन काम करने वाले लोग कम थे। बाकी हाँ में शामिल थे, कुछ बहस हुई, बहुत सारी बहसें हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए, वो सब हुआ, लेकिन एक आधार देने का काम तो उन्होंने किया, एक समझ देने का काम तो उन्होंने किया। और कांशीराम जी ने आगे बढ़ के कहा, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो अंबेडकर हैं उन्होंने किताबें जमा की, मैंने लोगों को जमा किया। और बहुजन समाज का जो है बहुजन समाज पार्टी बनी, और फिर जो है एक नारा दिया गया यादव जी के, मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर के, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वो जब कांशीराम जब ये कह रहे थे, उस समय राम जी का चरम काल था, आंदोलन का चरम काल था, मंदिर आंदोलन का। उस समय हवा में उड़ गए राम। लेकिन इस समय जब राम के नाम पे जो लोग आए, उन लोगों ने किस तरह की बदमाशियां की देश में, किस तरह के संविधान को चौपट किया, किस तरह से सामाजिक न्याय को चौपट किया, किस तरह से पूरी व्यवस्था को, पूरे लोकतंत्र को चौपट किया, वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो अंबेडकर से होते हुए, कांशीराम से होते हुए जो मायावती तक पहुंचा था, कैसे थम कैसे गया, बिखर कैसे गया, कमजोर कैसे पड़ गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया धनंजय दा, क्योंकि अक्सर सामाजिक न्याय के बुद्धिजीवी, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग इस बात में ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं कि प्रतिपक्षी क्या कर रहा है। जैसे आपने बीजेपी को 2-4 लाइन में बता ही दिया कि वो तो जो करना था वो कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय का भी इस्तेमाल करेंगे, आपके लोगों को तोड़ करके ले जाएंगे, गुलदस्ते के कुछ फूल बना कर रखेंगे, वोट लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, वो तो कर रहे हैं। जो ये विचार था ये कहां कमजोर पड़ रहा है, क्यों कमंडल भारी हो गया और मंडल कमजोर पड़ गया, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। और आज की बातचीत में इसके ऊपर बात किए बिना अधूरा पूरी बातचीत रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल में दलितों ने
डॉक्टर अंबेडकर को दलित नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया। असल में जब अब दलितों को ये बात पता चली कि हमारा एक नायक अगर कोई है, वैसे उनको कांशीराम ने ये बात समझाई कि एक पूरी 85% की विरासत आपकी है। कांशीराम अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील करके स्लोगन के जरिए गांव गांव तक अंबेडकर पेरियार को ले गए। पेरियार चरवाहा समाज से थे, ओबीसी के। लेकिन अंबेडकर को उन्होंने अपना आइकॉन इसलिए माना कि हर एक अंतिम व्यक्ति जो दलित है गांव में, उसे जिस दिन ये समझ में आया, जैसे आपने कहा ना कि संविधान लिखा, हाँ भाई लिखा, बहुत सारे लोग थे उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते, और बहुत बड़े बड़े फैसले डॉक्टर अंबेडकर की वजह से लिए गए। अगर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के न होते तो कितने भी विद्वान बहुत सारे लोग होते, भारत का संविधान ऐसा तो कतई ना होता। इसलिए उस प्रभाव को, उस विचार को अंबेडकर ने जिया, उसे पिरोया। तो दलितों को जिस दिन लगता है ना कि ये हमारा आइकॉन है, हमारे भी, जिसे पढ़ने नहीं दिया, स्कूल से निकाल दिया, पढ़कर डिग्री, ओरिजिनल डिग्रियां लेकर विदेश से लौटे, कोई डुप्लीकेट डिग्री नहीं थी, और फाइल फेंक कर दिया, पानी पीने नहीं दिया, उसे जब मौका मिला तो उसने इस देश का संविधान लिखा। उसे जब मौका मिला तो उसने हमारी मुक्ति की किताब लिखी। उसे जब मौका मिला तो उसने हमारी मुक्ति का आंदोलन किया। इसलिए दिल से अंबेडकर को आज भी कोई जागरूक ओबीसी दलित है, वो अपना नायक मानता है। हाँ, एक समस्या फिर आगे चल के राजनीति में ये हुई कि फिर कुछ कुछ जगहों पर इसकी मतलब इसका वर्चस्व होने लगा कि नहीं भाई, अंबेडकर तो हमारे हैं। मनोहर कांशीराम ने अंबेडकर को ओबीसी के बीच में स्थापित किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में मिलकर काम करना चाह रहे थे, और दोनों के बीच पत्राचार भी हो चुका था। अक्टूबर में इस पर सहमति बन गई थी कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, आरपीआई बाबा साहब की, और इधर सोशलिस्ट पार्टी, इन सब के बीच से कोई रास्ता निकलेगा और अंबेडकरवाद और लोहियावाद, समाजवाद मिल करके कोई रास्ता निकालेगा। मैं यहां से इसको समझाने का एक सूत्र लेता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कुछ मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर से असहमत थे। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से कुछ मुद्दों पर असहमत थे। दोनों ने असहमति को किनारे रखा और सहमतियों के बिंदु तलाशे और एक होकर के नया विकल्प देखने की कोशिश की। यही कोशिश 1993 में हुई, जब कमंडल भारी हो रहा था, तो मंडल के लोगों ने, मानवर कांशीराम ने और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, तो नारा वही लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा मुड़ गई। वो कोशिश कामयाब इसलिए हुई क्योंकि मंडल का शुरुआती दौर था। उस शुरुआती दौर में हर जाति बिरादरी के लोगों को ये लगा कि मुलायम सिंह हमारे नेता है, कांशीराम हमारे नेता है। सारी जातियां जिनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, उनका कोई बात करने वाला नहीं था, ये किसान, मजदूर, नौजवान की बात करने वाले लोग, दवा पढ़ाई सस्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो का नारा जब लगा, मानवर कांशीराम का जब नारा लगा कि तुम हुक्मरान बन सकते हो, जाओ घर की दीवारों पर लिख दो बाबा साहब का ये वाक्य कि तुम शासक हो, वो सारी जातियां मिल करके इन्हें नेता बनाई। चाहे वो कांशीराम को नेता बनाना हो, चाहे मुलायम सिंह को, चाहे लालू यादव को, इनको सबने मिलकर नेता बनाया। और ये शुरुआती दौर है, मंडल आंदोलन का दौर है, उसके आसपास का। तो ये स्वाभाविक था कि वह राजनीतिक चेतना हर जाति में जाएगी, और उसकी परिणति ये हुई कि 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजरते गुजरते आप देखेंगे हर जाति की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है। ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, सोनेलाल पटेल हो, दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये किस बिरादरी के नेता हैं? ये उन बिरादरियों के नेता हैं जिन बिरादरियों का राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं थी। तो ये सामाजिक न्याय मजबूत हुआ जब वो नीचे वाली जातियों तक, नीचे इन द सेंस संख्या में जो कम थी, उन जातियों तक राजनीतिक चेतना पहुंची, तो वो अपने नेता को अब खोजते हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कांशीराम तो कामयाब हुए, मुलायम सिंह कामयाब हुए, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर यह चुनौती रहेगी कि आप केवल यादवों के नेता हैं। आप मुस्लिम यादव जोड़ करके आप बात करेंगे, तेजस्वी को इसकी चुनौती देनी पड़ेगी। मायावती जी के लिए चुनौती है कि आप जाटवों से ऊपर आपका वोट बैंक कितना बचा है। 12% वोट बैंक बचा है जो जाटवों का है। अब ये एक चुनौती है, और ये स्वाभाविक चुनौती है, क्योंकि जब आप राजनीतिकरण जातियों का कर रहे हैं तो हर जाति अपना नेतृत्व तो खोजेगी। आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर एक सैंपल मैं उठाकर लेता हूं। जिस राजभर कम्युनिटी से ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद जैसे लोग निषाद कम्युनिटी से लीडर बने हैं,
वो अपने तबके के लीडर मेहनत करके बने, वो सामान्य लोग थे, संघर्षों से यहां तक पहुंचे। लेकिन अब वहां से एक चैलेंज आया कि आपको राजनीतिक हिस्सेदारी देनी थी, इसके नाम पर आपकी सपा से नहीं बनी, आपकी बसपा से नहीं बनी, तो प्रतिक्रिया में आप भाजपा में चले गए। ये सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक न्याय के विचार के साथ है। जिसने हिस्सेदारी देने के सवाल को विचारधारा से समझौता करने की हद तक नगण्य बना दिया। और आज की जगह पर चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे अंतिम दिनों में रामविलास पासवान खुद हो, आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, आप इनको गलत नहीं कह पाएंगे। आप ये कहें, कैसे कहेंगे कि भाई राजभर का कोई लीडरशिप नहीं होनी चाहिए? है। अब इसकी काट तो उन सामाजिक उन राजनीतिक दलों को खोजनी चाहिए थी कि ओम प्रकाश राजभर से बड़ा नेता कोई राजभर का वो खड़ा कर दे, संजय निषाद से कोई बड़ा नेता निषाद का वो खड़ा कर दे। वो काम नहीं हो पाया। ये काम मुलायम सिंह यादव ने किया। मुलायम सिंह यादव से एक जमाने में पूछा गया कि भाई आप तो यादवों की राजनीति करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरे एक तरफ जनेश्वर मिश्रा बैठे हैं, दूसरी तरफ मोहन सिंह, और इधर देखो आजम खान बैठे हैं। ये तीनों का कद किसी भी यादव नेता से बड़ा है, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा ने कभी परशुराम का फरसा नहीं उठाया। वो समाजवादी अगड़े थे, जिसको अखिलेश यादव आप कहना चाह रहे हैं। मोहन सिंह समाजवादी अगड़े थे, और मुलायम सिंह यादव को कई बार सदन में जब आरक्षण के समर्थन में बात करवानी थी, तो बेनी प्रसाद वर्मा के बगल में मोहन सिंह भाषण देते थे कि आरक्षण क्यों जरूरी है। तो जब एक राजपूत ये बोलता है तब वो आपको, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खुद ओबीसी नहीं थे, दलित नहीं थे, विचार है ना उनका। आज मुझे लगता है धनंजय दा की ये जो चुनौती है, ये चुनौती सामाजिक न्याय के बुद्धिजीवी भी इसको समझ नहीं पा रहे, राजनेता भी समझ नहीं पा रहे। जिसे आप खतरा मान रहे हैं, असल में वो आपके विरोध में नहीं है। अब वो राजनीतिक चेतना हर जाति तक पहुंची है, तो हर जाति अपनी हिस्सेदारी मांगेगी, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। आप हिस्सेदारी नहीं देंगे तो वो अपने प्रतिपक्षी के पास चली जाएगी प्रतिक्रिया में। और लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, जैसे बीजेपी को वोट बड़ी तादाद में अति पिछड़ा समुदाय और थोड़े दलित समुदाय के लोग देते हैं, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि उनका कोई सांप्रदायिकरण हो, वो प्रतिक्रिया में वहां गए। तो अब सामाजिक न्याय को अगर आगे बढ़ना है, तो उनको हर तबके की नुमाइंदगी, और जो नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार ने जो बिल लाया उसमें कहा ना कि 16% एससी को रिजर्वेशन था, अब आबादी अगर 19.5 से ऊपर है तो हम 20% देंगे। अब नीतीश कुमार ने वो काम करके दिखाया जो कर्पूरी ठाकुर से चल रहा था। तो चलिए, नीतीश कुमार तो सत्ता में है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं है, मायावती नहीं है, और लोग नहीं है। तो अब मुझे लगता है विचार के स्तर पर तो ये काम और मजबूती से किया जाए, अपने लोगों को वापस ले आएंगे तो ये सारे लोग मिलकर सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे। मैं एक और सवाल करूं जो जरूरी सवाल हो जाता है कि आपने नीतीश कुमार का जिक्र खुद ही कर लिया, मैं वहीं आ रहा था कि एक जो कांशीराम और मुलायम सिंह के बाद जो राजनीति चली, जो आपने कहा कि चुनौती है, वो चुनौती नीतीश कुमार के सामने भी थी, और उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ा या गए, जो भी वो रिएक्शन में गए या जैसे भी गए, बीजेपी के साथ रहे। और बीजेपी के साथ रह करके भी लेकिन उनकी क्वालिटी मानी जाती है कि उन्होंने जो है जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको बिहार में खड़ा नहीं होने दिया। आज भी बीजेपी इस हैसियत में नहीं है कि वो सामने खड़ी हो पाए, आधी सीट भी जीत पाए अपने दम पर। इस स्थिति में बीजेपी बिहार में नहीं है। उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ जाती है या किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ जाएगी, या नहीं रहेंगे अगर ये दोनों अगर अलग लड़के मिलकर लड़ेंगे तो कहानी बदल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके बाद जो राजनीति की उसमें जो लालू प्रसाद यादव जी हों या मुस्लिम समाज हो या जो दलित महादलित पिछड़े अति पिछड़े तमाम जातियों को उन्होंने अपने साथ लिया, और तमाम जातियों को मिक्स करके जो कांशीराम जी कहते थे, जो कर्पूरी ठाकुर कहते थे, जो रामस्वरूप वर्मा या जगदेव बाबू कहते थे, वो वहां सच होता दिखाई पड़ा। और एक जाति सर्वेक्षण जो है, एक ऐसा प्लेट आया जाति सर्वेक्षण में जिसमें तमाम वो चीजें रखी हुई है जो हर किसी को अच्छा लग रहा। उससे सवर्ण भी नाराज नहीं हो सकते कि भाई आपको जो है हमने 33% जो गरीब लोग हैं, जो सबसे मुझे क्रांतिकारी बात उसमें लग रही है कि जो 94,60,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जो गरीब परिवार है, जो 33% है, जो जाति और धर्म की सीमा से बाहर है, जाति और धर्म की सीमा वाले नहीं है, उनको 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए, स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए दिए जाने की संकल्पना है। उसमें कैबिनेट ने निर्णय लिया है उसको कि हम 2 लाख रुपया उन तमाम परिवारों को देंगे जो गरीब परिवार है। आप इस राजनीति को क्या
आरक्षण की राजनीति से आगे की राजनीति देखते हैं, सामाजिक न्याय की जो राजनीति मूल तौर पे जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम तरीके के न्याय शामिल हो जाते हैं। क्या ये जो है 94,60,60,000 जो परिवारों को चिन्हित किया गया है, इनको अपलिफ्ट करने की जो योजना है, वो उस तरह की राजनीति हो सकती है इसके सहारे? निश्चित रूप से असल में जब हमने बातचीत की शुरुआत की तब भी ये बात जो कही थी कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय का सवाल बहुत अहम तौर पर जुड़ा हुआ है। ये उसी का एक पुख्ता सबूत है और इसके पहले भी ऐसा हुआ है। खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बार-बार ये कहते थे कि और इवन सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन 26 नवंबर 1949 का, जब वो चेतावनी उन्होंने दी थी कि हम आज से अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट दे करके हमने राजनीतिक बराबरी तो दे दी, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी, राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। और 75 साल का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा है, दुनिया में डंका बज रहा है, एक शेर पाला है, जल्ले इलाही शान से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक देने की गारंटी। वो रेवड़ी नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वो 80 करोड़ लोग कौन है। एक तो ये बात इसलिए भी जरूरी है, जिसको इतना कमजोर और मजलूम कर दिया गया कि वो 5 किलो अनाज के लिए भी सरकार पर मोहताज है। उन्हें 5 किलो अनाज खरीदने के लायक नहीं बनाया गया। एक तो ये बात, यहीं से वो सवाल जुड़ता है, आर्थिक सवाल। बाबा साहब ने जो इसी की चेतावनी की थी, डॉक्टर लोहिया बार बार ये कहते थे 100 से कम ना 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा, दाम बांधो वरना होगा चक्का जाम। तो ये जो चीज थी वो सामाजिक न्याय के विचार में है कि गैर बराबरी अगर आर्थिक रूप से बढ़ेगी तो वो सामाजिक गैर बराबरी को पुख्ता करेगी, मजबूत करेगी। और सामाजिक गैर बराबरी से आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। नीतीश कुमार ने जो ये काम किया, कर्पूरी ठाकुर वो काम पहले कर चुके। कर्पूरी फॉर्मूला जो बिहार में चलता है, नीतीश कुमार ने उसको व्यवस्थित किया। एक जगह पर चूक गए हैं, जब इतना कठोर कदम उठा ही लिया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही भी है कि मैं उस पर एक टिप्पणी कर ही दूं। नीतीश कुमार लाख एनडीए में रहे हों, नीतीश कुमार रामविलास पासवान बेशक शरद यादव इस खेमे में रह करके उधर गए हों, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार 15 से 20 साल बिहार चलाए और 5-6 साल से उत्तर प्रदेश चल रहा है। दोनों में फर्क जनता को साफ तौर पर देखना चाहिए। एक सांप्रदायिक दंगा नहीं, एक बयान नीतीश कुमार का ऐसा आप नहीं दिखाएंगे जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ जहर के रूप में हो। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कांवड़ लेने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो, 112 की महिलाएं हो, सब पर लाठी बरसा। तो ये और कितना कम्युनल, कितना वो। हाँ, एक चुनौती ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है, इसलिए बिल्कुल सटीक तुलना नहीं की जा सकती, दोनों का माहौल थोड़ा अलग है। फिर भी नीतीश कुमार होने का मतलब ये है, और नीतीश कुमार होने का मतलब ये है कि बीजेपी आज भी वहां, वो एकमात्र राज्य ऐसा है, और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ देते हैं, उत्तर भारत में वही राज्य है जहां बीजेपी आज भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और कितनी बड़ी टीस है उसके मन में। वो यूपी साध ले गए, सपा बसपा दोनों को एक साथ साध लिया, जबकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो कांशीराम की जमीन हो, मुलायम सिंह की हो, आज वो संघ की जमीन बनी हुई है। एक तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विचार से नीतीश कुमार ने ये गरीबी वाला काम किया। वही नीतीश कुमार ने जिन्होंने आज महिलाओं के विरोध में उनको कहा जा रहा है, और वो लोग रो रहे हैं, वो लोग नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं जिनको मणिपुर की महिलाएं कभी दिखी ही नहीं, जिन्होंने हाथरस पर एक लफ्ज नहीं बोला, जो चिन्मयानंद के समर्थक रहे हो, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक रहे हो। हास्यास्पद है ये, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो किया उसको काट नहीं सकते। अब नीतीश कुमार है, पुराने मिजाज के व्यक्ति हैं, थोड़ा उन्होंने मौका दे दिया। कल तो भाई जीतन राम मांझी को भी उन्होंने लपेट दिया, उस पर भी लोग रो रहे हैं कि भाई देखो दलित को ऐसे बोल दिया। अरे भैया, दलित नहीं, जीतन राम मांझी जो बात बोल रहे हैं, एक जागरूक दलित कभी नहीं बोलेगा कि आरक्षण की 10 साल पर समीक्षा होनी थी। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। नीतीश कुमार को इस पे गुस्सा आया, और इसलिए नीतीश कुमार ने कहा कि क्या बोल रहा है, इसको कुछ पता है। तो एक तो ये बात। अब आते हैं मूल विषय पर कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है वही असल में सामाजिक न्याय का काम है। हमने जातिवार बता दिया और लोगों ने गप, झूठ, मिथक, ये भड़ा गया था कि ओबीसी में सारा हक अहिर कुर्मी कोयरी ले गए, और अहिरों का आबादी 14.63% और सरकारी नौकरी 1.55%।
कुशवाहा कुर्मी दोनों की आबादी, दोनों अपनी आबादी से आधे से लगभग आधे पर सरकारी नौकरी है, ये बता रहा है। और दूसरी तरफ भूमिहार ब्राह्मण 3.63% और सरकारी नौकरी 3.6%, भूमिहार 2.8%, सरकारी नौकरी 4.99%, राजपूत 3.8% और सरकारी नौकरी 4%। ये जो आंकड़ा है, आपका प्रतिनिधित्व तो आपके आबादी से कई गुना ज्यादा, और दूसरी तरफ जो प्रतिनिधित्व वो कई गुना कम, आरक्षण बढ़ा दिया, हिम्मत नहीं, बीजेपी भी उसके खिलाफ नहीं गई। एक तो ये पक्ष, ये सामाजिक न्याय का पक्ष, और सामाजिक न्याय का पक्ष आर्थिक न्याय देने के लिए। घर किसके पास नहीं है हमने चिन्हित किया, गरीब कौन है ये हम पहले पहचान करेंगे। तो जो गरीब कौन है उसको पहचान करने के लिए एससी एसटी ओबीसी अगर है तो उसका प्रावधान अलग, और अगर वो इनमें नहीं आता है, गरीब है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, 2 लाख किस्तों में, और 2 लाख घर बनवाने, 60,000 घर बनवाने, कई प्रावधान है दादा। आर्थिक न्याय ये होता है, वो जाति देखकर नहीं करता है। हाँ, वो ये जरूर देखता है कि जिसकी जाति देखकर आपने न्याय किया उसको जाति देखकर वो न्याय करेगा। लेकिन जब गरीब की बात आएगी तो वो 80 करोड़ रोजगार वाला गरीब नहीं कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि लोग देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, मेरी नजर में गरीब ही एक जाति है इस देश में। नहीं, ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अब ये नहीं बोला जाना चाहिए कि जाति एक होती है। तो इसलिए दादा ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय का कोई मतलब नहीं है। जो लोग केवल जातियों के नाम पर सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो भी सामाजिक न्याय के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो जाति को मानते ही नहीं वो सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार का मॉडल, कर्पूरी मॉडल, बाबा साहब का मॉडल, लोहिया का मॉडल असल में एक मुकम्मल क्रांति का, इसलिए क्रिस्टोफ जाफरले अपनी पुस्तक इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में मंडल कमीशन को साइलेंट रिवॉल्यूशन का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि उसने समाज के अंदर अंदर से एक आमूल चूल क्रांति की। आज नीतीश कुमार ने उस क्रांति में एक चैप्टर जोड़ा है, और ये सामाजिक न्याय है असल में जो आमूल चूल क्रांति की बात करता है। और ये आमूल चूल क्रांति में लैंगिक न्याय, और वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने लड़कियों को साइकिल देकर के पढ़ाया, शराबबंदी की महिलाओं की वजह से, महिलाओं ने बात की थी, और सबसे ज्यादा स्कूल खोले, ड्रॉप आउट रेशियो घटाया है महिलाओं का। नहीं, एक और बात लक्ष्मण भाई जो बाहर बहुत कम बात आई है, मैं तो चूंकि वहां का हूं इसलिए बतला रहा हूं आपको। 1,20,00,000 महिलाएं जीविका दीदी के तौर पे काम करती है, स्वयं सहायता समूह है, और सबको रोजगार है। 5 से 10 हजार कोई भी महिला कमा रही है जो उसमें शामिल है, और वो एक बड़ा महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा मीडियम बना, वो एक माध्यम बना, वो मंच बना, वो जीविका दीदी। और उसके बाद जो 50% आरक्षण दिए गए नगर चुनाव में, पंचायत चुनाव में, और 35% जो आरक्षण दिए गए नौकरियों में, उसका बड़ा भारी असर पड़ा। और लड़कियों को पढ़ाने में 10,000 रुपए दिए गए 10वीं पास होने पर, 25,000 दिए गए 12वीं पास करने पे, 50,000 दिए गए ग्रेजुएशन पास करने पे। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा लड़कियों पे, और लड़कियां पूरी की पूरी वहां बदल चुकी हैं। उतना बदलाव मैंने नहीं देखा है हिंदुस्तान के किसी स्टेट में, महिलाओं की इतनी तरक्की हुई है। लेकिन विडंबना देखिए, उसी व्यक्ति को महिलाओं के साथ अश्लीलता वाला भाव बोलने के लिए लपेटा गया। जी, सेम यही दादा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। बच्चों को लैपटॉप देने से लेकर के फीस, बच्चियों के ग्रेजुएशन करने के लिए मदद, समाजवादी पेंशन योजना, जाने कितनी डायल 100 की पूरी योजना, इन्होंने पूरे समाज में एक बदलाव पैदा किया था। वो काम नीतीश कुमार ने किया, वो काम लालू यादव ने किया, वो काम मायावती ने किया। और इन सारे लोगों को देखिएगा आज की नजर में चोर, भ्रष्टाचारी। आज कौन से पत्रकार की हिम्मत है कि जा करके वो योगी आदित्यनाथ से कह दे कि आपको दंगाई बोलते हैं अखिलेश यादव। लेकिन एक पत्रकार अखिलेश यादव से आकर कहता है कि योगी आदित्यनाथ आपको टोटी चोर बोलते हैं। ये फर्क है देखिए जाति का। वो अखिलेश यादव से टोटी चोर का सवाल पूछ सकते हैं, वो योगी आदित्यनाथ से हिम्मत नहीं है, अमित शाह से एक बार नहीं पूछ सकते कि आपको तड़ी पार लोग क्यों कहते हैं। वो नीतीश कुमार को महिला विरोधी घोषित करेंगे, वो लालू यादव को चारा चोर बनाएंगे, वो मायावती को आय से अधिक संपत्ति रखने वाली दौलत की बेटी कहेंगे, दलित की बेटी नहीं कहेंगे। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत उस वर्चस्व को टूटते और दरकते देखकर आती है जो इनके लोगों ने हजारों साल से कायम रखा,
और जो कांशीराम, मायावती, मुलायम सिंह, लालू, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान इन्होंने तोड़ा है, और इसलिए ये सारा विमर्श हो रहा है। लेकिन अंतिम बात केवल इतनी धनंजय दा कि ये पूरा मामला, मैंने शुरुआत में भी कहा, सामाजिक न्याय असल में आइडिया ऑफ इंडिया का मूल विचार है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, जो इस देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का विचार है। सामाजिक न्याय का विचार बुद्ध से लेकर कबीर होते हुए फूले अम्बेडकर पेरियार का विचार है। सामाजिक न्याय का विचार मंडल आंदोलन का विचार है, और इस विचार में सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, सम्मान मिले, किसी के खिलाफ ये विचार नहीं। ये और मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, डॉक्टर अंबेडकर के पास मौका था अपनी कम्युनिटी के लोगों को बदला लेने का, कि जिन ब्राह्मणों ने उनको अछूत बनाए, पढ़ने नहीं दिया। फूले के ऊपर कौन पत्थर मारा था भाई, हम तो ये पूछते हैं ना। सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी, पत्थर कौन मारा? गोबर कौन फेंका? वही जो आज गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। इसलिए उन्होंने बदला नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल ब्राह्मण के एक वोट के बराबर दलित के एक वोट को लाकर खड़ा कर दिया। फूले ने बदला कहीं नहीं लिया, बुद्ध ने बदला कहीं नहीं लिया, कबीर ने बदला कहीं नहीं लिया। लोहिया बदला लेने की बात नहीं करती। सामाजिक न्याय का विचार बदला लेने का विचार नहीं है। इसलिए कृपया इसे जातिवादी कहना, कृपया इसे किसी के खिलाफ कहना, हाँ वो एक हिसाब करना चाहता है, वो ब्राह्मणवादी मनुवादी विचार के खिलाफ है, वो गैर बराबरी के खिलाफ है। इसलिए वो आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है, और इस विचार को इस देश का विचार मैं कहता हूं। इसके बिना पूरे भारत की तरक्की मुश्किल है। शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद लक्ष्मण भाई। हमारी बातचीत तो अभी अधूरी है, लेकिन 45 मिनट हो गया, इसलिए बहुत लंबा हम नहीं करेंगे। फिर किसी दिन हम मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। तो आपका आभार, धन्यवाद, आप आए। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।